नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी एनएचएम 17,000 प्लस वैकेंसी को लेकर के बात करेंगे। रिजल्ट, डीबी, डॉक्यूमेंट्स, प्रेफ़रेंस अगर छूट गया हो, कोविड वेटेज, वेट लिस्ट, मेरिट कैसे बनेगी, कट ऑफ आदि को लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा लास्ट तक आप ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पर तो बात करेंगे कि प्रेफ़रेंस किसी का क्यों छूट गया। आपके पास पर्याप्त समय था और कम से कम हमने 5 से 6 बार आप सभी को प्रेफ़रेंस को लेकर के जानकारी भी दी थी। कैसे प्रेफ़रेंस बनना है, जो भी चीज़ें थी बिल्कुल आपको सही बताई गई थी। अब उसमें अगर आपसे गलती हुई या फिर आप प्रेफ़रेंस नहीं भर पाए, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी अगर किसी कारणवश अगर आपका प्रेफ़रेंस देना छूट गया, लोकेशन प्रेफ़रेंस देना छूट गया, तो यहाँ पर सवाल है कि क्या हमारा सिलेक्शन, हमारा चयन नहीं होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप मेरिट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। और ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, आपके भर्ती के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। आपका सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन आपको ज़िला कोई भी मिल जाएगा। आप ये नहीं मांग कर सकते कि हमें पोस्टिंग इस ज़िले में चाहिए, क्योंकि आपने प्रेफ़रेंस दिया नहीं है। तो आपको किसी भी ज़िले में पोस्टिंग मिल सकती है। अगर आप मेरिट में आते हैं तो कोई भी ज़िला आपको दिया जा सकता है, मतलब आपका सिलेक्शन प्रभावित नहीं होगा। अगर किसी के द्वारा बताया गया हो तो उनसे पूछिए जा कर के कि भैया नोटिफिकेशन आपने पढ़ा है? एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर जानकारी। क्योंकि इस तरह के आप लोग पूछ रहे थे कि कहीं पर बताया गया हो, कुछ लोग बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सही जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, हमारे द्वारा आप सभी को दी जाती है। अगर आपने लोकेशन प्रेफ़रेंस नहीं दिया है तो भी आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप मेरिट में आते हैं तो। बस आपको ज़िला कोई भी दे दिया जाएगा। रिजल्ट आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में आने के चांस 100% है। फरवरी के फर्स्ट वीक में। उसके बाद फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे आपके, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। रिजल्ट जो आपका रिटन वाला आएगा, इसी रिटन के रिजल्ट के आधार पर आपकी मेरिट बननी है। जो रिटन में नंबर होंगे उसी आधार पर आपको आपकी मेरिट बननी है। और उसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मांगा गया है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 33% वो होना चाहिए, 100 में 33 नंबर कम से कम। ओबीसी के लिए 30 और अदर कैटेगरी के लिए 24। इससे ऊपर नंबर रहेंगे तभी आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लिखना छूट गया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर के बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किसी के नंबर कम या ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रोग्राम में आपके नंबर कम रह गए, किसी प्रोग्राम में आपके नंबर ज़्यादा रह गए, तो उस स्थिति में सिलेक्शन आपका कैसे होगा। किसी भी पोस्ट के लिए जितने भी प्रोग्राम हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन किसी एक प्रोग्राम में होगा, सभी प्रोग्राम में तो होगा नहीं। बिल्कुल क्लियर सी बात है, आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम कई दिन कई शिफ्ट में आयोजित किया गया, आपका किस शिफ्ट किस डेज में पड़ा है, उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आपके नंबर घटते या बढ़ते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके यहाँ प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, आपने सभी प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया है, तो इस तरह से देखा जाएगा कि किस प्रोग्राम में एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी कितने हैं, वहाँ पे सीटें कितनी हैं। मान लीजिए किसी प्रोग्राम में आपके नंबर कम रह गए, वहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपने किसी और भी प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हुआ है, वहाँ पे आपके नंबर ठीक-ठाक हैं, तो आपका सिलेक्शन उस प्रोग्राम में हो जाएगा। अब आपके नोटिफिकेशन में तो लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के जानकारी दी गई है, तो उसी हिसाब से आप सभी को बताने का प्रयास किया गया था। पहले भी हमने बताया था आप सभी को कि नॉर्मलाइजेशन कुछ इस प्रकार से होना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे नीचे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, एक मिनट, यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना कि अगर एग्ज़ाम इस प्रकार से होता है किसी पोस्ट या किसी कोर्स के लिए मल्टीपल शिफ्ट में, और अलग अलग पेपर होते हैं अलग अलग शिफ्ट में, तो उस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन को किया जाता है। डिफ़िकल्टी लेवल को, सभी सेट की डिफ़िकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर देखिए आगे जो एक लाइन यहाँ पे और लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स नीड टू बी कैरियड आउट फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैड रिटन द एग्जाम अक्रॉस शिफ्ट्स फॉर द सेम पोस्ट और कोर्स। मतलब किसी एक पोस्ट के लिए आपने एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, आपके यहाँ एक से अधिक प्रोग्राम में आपने एग्ज़ाम दिया होगा, हो सकता है आपने एक प्रोग्राम में, 2 प्रोग्राम में या 3 प्रोग्राम में एग्ज़ाम दिया हो। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं भी किए होंगे,
तो किसी प्रोग्राम की मेरिट ज़्यादा या फिर किसी प्रोग्राम की मेरिट कम जाने पर, अब मान लीजिए किसी प्रोग्राम की मेरिट ज़्यादा गई और सपोज दैट कोई अभ्यर्थी केवल उसी प्रोग्राम में ही एग्ज़ाम दे पाए थे, तो उस स्थिति में उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि किस प्रकार से एनएचएम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन तभी होता है जब एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब आपने जो लोकेशन प्रेफरेंस दिया हुआ है उससे आपकी मेरिट का कोई मतलब नहीं है। वो तो मेरिट में आपके आने के पश्चात आपको जिला अलॉटमेंट में आपकी मेरिट दोबारा से देखी जाएगी और उसमें आपके प्रेफरेंस भी देखे जाएंगे कि आपने किस तरह से किस जिलों के लिए प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो आपके शुरुआती प्रेफरेंस में ही आपको पोस्टिंग देने की कोशिश होती है। अगर वहाँ पर सीटें वैकेंट नहीं होती हैं या फिर अगर आप मेरिट में नहीं आ पाते हैं, अगर वहाँ पे प्रेफरेंस नंबर आपके जितने दिए गए हैं उसमें सपोज दैट जितनी सीटें हैं और उस ज़िले में प्रेफरेंस ज़्यादा मिल गए, तो कई फैक्टर डिपेंड करते हैं, उसी आधार पे आपको कौन सा ज़िला मिल सकता है। और एक बार ज़िला मिलने के बाद फिर आपका ट्रांसफ़र भी इसमें अगर देखेंगे नीचे, ट्रांसफ़र की मांग आप नहीं कर सकते हैं। नो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र शैल बी एंटरटेन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट या हेल्थ सोसाइटी इन एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो गई एक बार, आपको फिर वहीं पर जाकर के ज्वाइनिंग पोस्टिंग लेनी होगी, वहीं पर आपकी ड्यूटी चलती रहेगी। एक चीज़ देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जैसे आप किसी भी पोस्ट के लिए आपने एग्जाम दिया हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो या एएनएम हो या स्टाफ नर्स हो, तो आप केवल इसी के भरोसे मत रहिए, आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज आती रहती हैं। यूपीपीएससी से, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 से आएंगी या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट से परमानेंट वैकेंसी आई, प्रिपरेशन आप करते रहिए। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, तो क्या इसके भरोसे आप बैठे रहेंगे या फिर इसी से काम हो जाएगा? नहीं, ये केवल अभी तब के लिए जब जब तक आपके पास कोई जॉब नहीं होता है, तब तक आप यहाँ पर करते रहिए। यहाँ पर भी ठीक ठाक चल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप परमानेंट होने के लिए पूरी कोशिश करिए, तैयारी उसके लिए आप लगातार करते रहिए। यहाँ पर देखिए आप, वेट लिस्ट शैल बी जनरेटेड इन द रेशियो ऑफ 1:3 एमंगस्ट द एलिजिबल कैंडिडेट्स। मतलब जो एलिजिबल अभ्यर्थी हैं, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स जिन्होंने पार कर लिया है, वहाँ से एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थी। कोविड वाला अगर देखेंगे तो अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार करते हैं, मतलब कोविड वाला वेटेज लेकर के आप क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। मतलब आपके रेटेन में अगर आप जनरल में हैं 33 नंबर से ऊपर हैं तभी आप, और आपने कोविड वाला सर्टिफिकेट लगाया हुआ है क्यूआर कोड वाला, तभी आपको कोविड का वेटेज मिलेगा। मान लीजिए आपके 32 नंबर आ रहे हैं सपोज दैट किसी के जनरल में, तो कोविड वाले से आप क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया है। बाकी यहाँ पर 6 मंथ, 1 साल, 1.5 साल के लिए 5%, 10% और 15% रिस्पेक्टिवली इस प्रकार से वेटेज आपको मिलेगा, जो कि मेरिट बनने से पहले ये वेटेज आपको दे दिए जाएंगे। ये नंबर आपके जुड़ जाएंगे आपके मार्क्स में, उसके बाद फिर आपको मेरिट में देखा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में देखिए, बाकी तो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य रूप से मांगा गया था एलिजिबिलिटी में, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा बताने की आवश्यकता नहीं है। बस जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे कास्ट, डोमिसाइल, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर आप सभी ने देख ही लिया था कि आपके जो अर्हता है उसके अलावा संबंधित काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य था और उत्तर प्रदेश का ही रजिस्ट्रेशन मान्य किया जाएगा। कोर्स भले ही आपने अदर स्टेट से किया हो, क्योंकि इसमें है कंडीशन कि कोर्स आपने स्टेट गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया हो, ठीक है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है आपका वो यूपी संबंधित काउंसिल का ही मान्य किया जाएगा। आपने जो भी जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया हो, जो भी आपका कोर्स हो, उस हिसाब से। इसके अलावा कोविड अगर आपने लगाया है वेटेज के लिए तो कोविड वाला सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से आपको उस समय बताई थी, डॉक्यूमेंट्स वाले जो आपको बनवाने थे, और हमने कई बार आपको रिपीट किया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लीजिए। ज़्यादा पुराना डॉक्यूमेंट्स है तो भी आप नया बनवा लीजिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस का, ये दोनों जो है आपके 1/4/2022 तक या उसके बाद के बने होंगे, और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 12/12/2022 उसके पहले के बने होंगे या उस डेट तक बने होंगे, तभी एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो विवाहित फीमेल कैंडिडेट से तो आपका पिता पक्ष वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट मान्य किया जाएगा। कोई भी भर्ती हो, सेम यही रूल हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि केवल इस भर्ती में है। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या मेल कैंडिडेट हैं,
उनके पिता पक्ष का ही रहेगा, या फिर अविवाहित गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो उनके लिए पिता पक्ष का ही रहेगा, लेकिन बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर तो कंडीशन दे रखा है कि किस डेट के बाद का ही एक्सेप्ट होगा, लेकिन बाकी के जो अन्य डॉक्यूमेंट्स है अदर कैटेगरी के लिए है, कास्ट या डोमिसाइल, फॉर्म भरने के लास्ट डेट से तो पहले का होना चाहिए। बाकी बहुत पुराना ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना होने पर भी आपका एक्सेप्ट नहीं होता है। रिजल्ट हमने बता दिया आपको कि फरवरी फर्स्ट वीक तक, और इसके बाद फिर आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डीबी के लिए फिर नोटिस आएगी। तो लगभग हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी है, डिस्कस कर दिया, सिवाय एक छूट रहे हैं यहाँ पर कट ऑफ। कट ऑफ देखिए बहुत हाई नहीं जाएगी। कट ऑफ जो लोग हाई बता रहे हैं पहले से ही आपको डिमोटिवेट कर दे रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए, कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। कुछ सीटें बढ़ी हैं, पेपर का लेवल भी देखना होगा, कितने पोस्ट हैं, कितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ था, कई तरह की चीज़ें हैं, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। जैसे एएनएम है, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा सकती है, थोड़ी सी। स्टाफ नर्स में भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता है, थोड़ा सा, मतलब है कि 50-55, बहुत अधिकतम गया तो 60 तो जाने की उम्मीद नहीं है, 50 प्लस है तो आप सेफ हैं जनरल में। बाकी अदर कैटेगरी में कम भी है तो भी आप सेफ हैं। एएनएम के लिए कट ऑफ कम रहेगी, एएनएम में सीटें काफ़ी ज़्यादा है, जितने आवेदन हुए हैं उसके सापेक्ष देखते हुए हमने जो भी कट ऑफ बताया हुआ है, लगभग 43 या 44 शायद हमने बता रखा है जनरल के लिए, तो लगभग उसके ऊपर है तो आप सेफ हैं। बाकी अदर कैटेगरी के लिए उसी हिसाब से हमने बता रखा है, तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है। अभी आपके चाहे कितने भी नंबर हो, आप उम्मीद रखें और आगे की तैयारी करते रहें। हमेशा देखिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये कोई आपका पहला प्रयास या कोई आपका अंतिम प्रयास नहीं है, प्रयास कोशिश चलता रहता है जब तक कि आपका फाइनली जो आप चाहते हैं जहाँ पर सिलेक्शन होना वहाँ पे हो न जाए। तैयारी करते रहिए, यहाँ पर हो गया तो भी ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन प्रिपरेशन करते रहिए। ये कोई वैसे भी ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, तो तैयारी आगे की आप करते रहिए परमानेंट वैकेंसी के लिए। परमानेंट वैकेंसी आएगी, चाहे फार्मासिस्ट की हो, चाहे टेक्नीशियन की हो, चाहे स्टाफ नर्स की हो, चाहे एएनएम की हो, सभी के लिए आएगी। अब इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, अगर आपने वीडियो कंप्लीट सुना हो, उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर भी आप सभी कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचती रहे। और आगे के अपडेट के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।